2024 का प्लान राजभर बीजेपी पर मेहरबान। 2024 के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज ओपी राजभर ब्रिजेश पाठक फिर साथ नजर आए। दोनों एमएलसी उपचुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचे थे और दोनों ने वोट डालने से पहले विक्ट्री साइन दिखाया। बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने के कयास भी लग गए। वहीं ओपी राजभर ने गुप्त मतदान कहकर अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि ओपी राजभर और उनके विधायकों ने बीजेपी के फेवर में वोटिंग की है। तो सवाल वही, साथ दिखे राजभर, दिखावा या सियासी दांव? क्या बीजेपी ने अखिलेश को 24 का ट्रेलर दिखा दिया? ओपी राजभर ने दिया गच्चा, अखिलेश रह गए हक्का बक्का। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। अखिलेश से मोह भंग, राजभर बीजेपी के संग। चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के मुखिया ने वोट नहीं मांगा, पहली बात। दूसरी बात की उम्मीद खाली टीवी और सोशल मीडिया पे बयानबाजी कि अति पिछड़े व दलित को वोट अंतरात्मा की भावना से, अंतरात्मा की आवाज से लोग वोट दें, यही लोकतंत्र है। अरे आप फोन करते, बात करते। बीजेपी का खेल, एसपी का दलित दांव फेल। अखिलेश यादव जी जनता से या उनकी सरकार के कालखंड में जो उन्होंने काम नहीं किए तो मुंह चुराते फिरते हैं। हम लोग पूरी सीने ठोक के भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में है। 2024 का प्लान राजभर बीजेपी पर मेहरबान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है कि गुप्त मतदान, अब उसको आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ, 5 विधायकों ने वोट दिया। एमएलसी चुनाव के बाद 24 में भी मिलेगा साथ। जो उत्तर प्रदेश की जनता का गाढ़ी कमाई का धन समाजवादी पार्टी ने बर्बाद किया है, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो जानते हैं कि उनके पास मतों की संख्या नहीं है, जानते हैं कि वो हेड्स नहीं है, तब भी वो दुगने से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, फिर भी वो चुनाव में गए हैं। ये राजनीतिक बेशर्मी, राजनीतिक थेथराई है। मिशन 80 के लिए बीजेपी की सुभाषपा से जुगलबंदी। विपक्ष की एकता को हर हाल में मजबूत करना है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए विपक्ष के नेताओं को एक होना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को एक होना चाहिए। और अब महाबहस के 3 राउंड के सवाल एक एक करके आपको दिखाते हैं आज डिबेट के दौरान कौन से सवाल अपने तमाम पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। राउंड 1 में हम पूछेंगे, राजभर के खेल से अखिलेश का दांव फेल हो गया क्या? ओपी राजभर ने क्या बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिया? राउंड 2 में अपने तमाम पैनलिस्ट से हम पूछेंगे, राजभर दिलवाएंगे क्या बीजेपी को 80 में से 80 सीटें? दरअसल बीजेपी 2024 के लिए यूपी से 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य लेकर के चल रही है। और उसके बाद राउंड 3 में हम पूछेंगे, ओपी राजभर का साथ महज दिखावा है या फिर ये कोई सियासी दांव है ओपी राजभर का? और चर्चा के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त अशोक पांडे जी जुड़ गए हैं, साथ ही प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उमा शंकर जी प्रवक्ता कांग्रेस, सुभाष चंद्र यादव प्रवक्ता सुभाषपा और संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही तमाम अपडेट के साथ हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी भी लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। सभी पैनलिस्ट से हम सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले ऋषभ मणि त्रिपाठी के पास चलते हैं। ऋषभ मणि, ओपी राजभर मीडिया के सामने आए और हंसते मुस्कुराते हुए कह गए वैसे तो मतदान गुप्त होता है, लेकिन आगे आप लोग सब समझदार हैं। तो क्या ये कोई दांव है बीजेपी का जिससे अखिलेश यादव आज चित हो गए हैं? क्या 2024 का ये कोई ट्रेलर है? देखिए, विधानसभा चुनाव चूंकि सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी हुई थी, तो अगर आप सैद्धांतिक रूप से बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ उनको खड़ा होना चाहिए था। लेकिन योगी सरकार पार्ट 2 बनने के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर के तेवर दूसरे थे और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार नजर आ रहे हैं। और आज जो वोटिंग हुई उससे एक बात तो बिल्कुल साबित ही हो जाती है कि सुभाषपा के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है वोट दिया ही है। एक वोट हालांकि जो रामकरण निर्मल को ज्यादा मिला है, उससे ये बात कहीं ना कहीं से हो रही है, चाहे सुभाषपा हो या राजा भैया की जो पार्टी है
जन सत्ता दल लोकतांत्रिक, उनमें से कोई एक विधायक शायद समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भी वोट कर गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब एक बड़े स्पेक्ट्रम में बात करते हैं या पैन यूपी आप बात करते हैं तो ये बात जरूर दिखाई देती है कि ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ खड़े नजर आते हैं। चूंकि 2024 लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, तो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लिहाजा जो अपना दल उनके जो गठबंधन उनके साथ चल रहा है, निषाद पार्टी उनके साथ चल रहा है, तो राजभर के रूप में एक जो बड़ा वोट बैंक है वो भी उनके साथ दिखाई दे, वो इस एमएलसी चुनाव में उनके साथ दिखाई दे रहा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर भी बहुत अब अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं। जाहिर सी बात है 2024 तक तमाम मीटिंग्स होंगी, बार्गेनिंग्स होंगी, किस तरफ जाता है ये रुख, ये तो 2024 तक इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में खड़े होते दिखाई देते हैं। और आज ब्रजेश पाठक के साथ वो जिस तरह से आ जा रहे थे, विक्ट्री साइन बना रहे थे, तो तमाम संदेश वो तस्वीरों से भी साफ हो जाता है। बिल्कुल, और राजनीति में तस्वीरों के ही माध्यम से, टाइमिंग के ही माध्यम से बहुत कुछ कह दिया जाता है। ना कहकर भी, शब्दों का इस्तेमाल ना करके भी तस्वीरें बोलती हैं, और वही तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पे अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। शुक्रिया ऋषभ मणि अपडेट के लिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं, तो सवाल पहले भुवन भास्कर जी आपसे यही कि आज वाकई गच्चा खा गई क्या समाजवादी पार्टी? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के दाम ने चित कर दिया। सैद्धांतिक रूप से खड़ा तो ओपी राजभर को आपके साथ होना चाहिए था, लेकिन क्रॉस वोटिंग हो गई। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात करी थी, आज के चुनाव में वो लोग भी बेनकाब होंगे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई की बातें तो करते हैं, जाति जनगणना की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन वो जब युद्ध का समय आएगा तो वो वहां खड़े होंगे जो लोग उनके विरोधी होते हैं। और आज रही बात आज आदरणीय राजभर साहब की, मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आदरणीय राजभर जी की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे फुटबॉल की स्थिति होती है। उन्हें खुद नहीं पता होता उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो इधर उधर भटक रहे हैं। निश्चित तौर पे ये भटकाव अगर उनका व्यक्तिगत होता तो हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये जो SC ST OBC की जो लड़ाई है, जो हमारी जो सभा भीमराव अम्बेडकर ने जो ठीक है, आपने कहा कि ओपी राजभर की जो स्थिति है वो एक पॉलिटिकल फुटबॉल की तरह हो गई है। सुभाष चंद्र यादव जी, यहां समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आपको पता ही नहीं है कि कहां खड़े होना है, किसका साथ देना है, क्या कहना है। राजनीति में फुटबॉल की तरह हो गए हैं आप लोग। देखिए आस्था जी, भुवन भास्कर जी बहुत बड़े ज्ञानी आदमी है, विद्वान आदमी है, प्रोफेसर है, जाहिर सी बात है तो उनको बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित होगा। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो राजनीतिक से फुटबॉल अगर कोई हुआ है तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हुए। ये अपने गिरेबान में झांक के देखने का प्रयास ही नहीं करते, इसीलिए ये खुद फुटबॉल है तो इन्हें दूसरे लोग भी फुटबॉल दिखाई देते हैं। इन्होंने सामाजिक न्याय समिति की बात की, बहुत अच्छी बात की, इन्होंने पिछड़ों की बात की, बहुत अच्छी बात की। भुवन भास्कर जी, सामाजिक न्याय की समिति की जो बात चल रही है, पिछले 20 वर्षों से सामाजिक न्याय समिति की मांग को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश राजभर जी हर पटल पर रखते आए हैं। जातिगत जनगणना की बात पिछले 20 वर्षों से इस बात को रखते हुए आए, लेकिन समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय समिति की बात कहां करती है? सामाजिक न्याय समिति के अलावा जो जातिगत जनगणना की बात है समाजवादी पार्टी कहां करती है? आप लोग 4 बार सत्ता के अंदर रहे, 3 बार श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, तब आपको सामाजिक न्याय समिति की याद नहीं आई? तब आपको जातिगत जनगणना की याद नहीं आई? यानी कुल मिलाकर अब आप खुलकर बीजेपी के साथ आ गए हैं। हाँ, मतलब यही है कि आप लोग खुलकर बीजेपी के साथ आ गए। कहिए इस बात को। ठीक है, अशोक पांडे जी हमारे बीच में, वो उसका जवाब देंगे। मैं लौटूंगी सुभाष चंद्र जी, एक बार अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वो उस बात का जवाब देंगे। अशोक पांडे जी, सब कह रहे हैं ये बीजेपी का ही कोई दांव था। आप तो सुभाषपा के सुर भी बता रहे हैं कि वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी के साथ गई है। देखिए, आपको बता दें कि हमारे पास तो विधायकों की संख्या इतनी थी कि हम जीत रहे थे। ये अलग बात है कि ओम प्रकाश राजभर भी हल्की हमारे सहयोगी दल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव के भी सहयोगी पार्टी में थे, उनको बार बार आईना दिखाने का काम करते थे कि अखिलेश जी आप बाहर निकलिए, आप एसी में बैठ के राजनीति मत करिए, खाली ट्वीट करके जनता के साथ चीट मत करिए। ये लगातार मैंने देखा कि सपा में रह कर भी ओम प्रकाश राजभर उनको आईना दिखाने का काम करते थे। देखिए अखिलेश जी तो एसी से बाहर निकलने वाले नेता है नहीं। एक दिन चुनाव प्रचार किए नगर निकाय का, बोलने लगे पूरे प्रदेश में हम जीत रहे हैं, फिर उनका प्रभाव कर्नाटक में दिखाने चले गए। तो ये नाटक सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आप प्रोफेसर भुवन, मेरा सवाल है आपसे, ज्यादातर आपके विरोधी दल आप पर यही आरोप लगा रहे हैं कि वो सोशल मीडिया की राजनीति से आप लोग बाहर नहीं निकले हैं, ग्राउंड पर नजर नहीं आते हैं, केवल सोशल मीडिया पर ही बयानबाजी होती है। और ओपी राजभर भी इसी बात को कह रहे हैं कि हमसे किसी ने वोट के लिए कहा ही नहीं था।
ना फोन पर बात करता है कोई हमसे। आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत स्पष्ट बात कही, मैं उनके बयान को सुन पा रहा था। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, ये चुनाव जो लड़ रहे हैं हमारे कैंडिडेट, वो हम निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। आपका स्टैंड क्या है इस प्रदेश के प्रति? आप किसके प्रति जवाबदेह है? उस जनता ने जिसको आपको चुन के दिया, जिस समाज ने आपको चुन के वो दिया, सब तो ठीक है प्रोफेसर भुवन, लेकिन निगम में जब अपने कैंडिडेट को जितवाना होता है, ये आप भी समझते हैं, इतने वक्त से राजनीति में है, किस तरह साथ लिया जाता है, कौन से साथियों को साथ रखना है, उनसे बातचीत करनी है, कोई डायलॉग प्रोसेस है। ओपी राजभर यही कह रहे हैं कि हमसे तो कोई बात ही नहीं करता, ना हमारा फोन उठाता है, ना हमें कोई फोन करता है जो हम सोचते, और उसके बाद हंसते हुए कह देते हैं आगे आप खुद समझदार हैं। मतलब क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, आप खुद कह रही है क्रॉस वोटिंग हुई है। हमारे जो कैंडिडेट थे सभी लोगों को के पास जाने का काम करा, आशीर्वाद उनको माननीय अखिलेश जी का था, हमारे जो सहयोगी थे उनका था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने जाके अप्रोच करने का काम था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने उन लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करती है, लेकिन जब समय आता है उसके लिए लड़ने का तो वो उनके खेमे में खड़े हो जाते हैं जो लोग इसके विरोधी वो सब ठीक है प्रोफेसर भुवन, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज आपका एक दांव फेल हो गया और उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा ने उठाया, और ये अब आप लोगों के लिए सोचने समझने की स्थिति है कि 24 में अगर ऐसा हो गया तो पूर्वांचल में बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। हमारे साथ संजय राणा जी भी, राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा जी, मेरा यही सवाल आपसे, आज ओपी राजभर ना कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ बता गए और जता गए, क्या 24 के हिसाब से ये कोई ट्रेलर था? गुड इवनिंग आस्था जी, गुड इवनिंग जो मैं फैले पे। देखिए, ऐसा राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट एनिमी नहीं होता, और जो राजभर जी ने काम किया वो कुशल, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस तरह का कार्य अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहे। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने गठजोड़ को, अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी प्लानिंग को बनाने में और एग्जीक्यूट करने में कहीं ना कहीं फेल हो गई है। आप देखिएगा 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी दिन पर दिन कोई भी चुनाव जीत नहीं पा रही है, हारती जा रही है। तो इनको से एक चिंतन करने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी किस राह पे जा रही है। 2024 इनके लिए कठिन ना हो जाए, इसके लिए इनको प्लानिंग बनाना पड़ेगा। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अगर राजनीति में है तो आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, समीकरण जोड़ना पड़ेगा, समीकरण तोड़ना पड़ेगा, और समीकरण ही सब कुछ करता है। और उसका रिजल्ट आपने देखा, चाहे निकाय चुनाव देख लीजिए, चाहे एमएलसी का चुनाव देख लीजिए, चाहे 22 का चुनाव देख लीजिए, चाहे आने वाले कोई भी चुनाव होंगे। बिल्कुल, और विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने भी 12 सीटों पर नुकसान उठाया था जहां पर ओपी राजभर की पार्टी का प्रभाव है। 12 सीटों पर नुकसान हुआ था, और मुझे लगता है 24 के हिसाब से जितना बड़ा लक्ष्य बीजेपी ने लिया है वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती। हमारे साथ उमाशंकर जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। उमाशंकर जी, यहां पर तो फिलहाल निगम चुनावों की बात हो रही है, और आपने देखा आज ओपी राजभर एक ऐसे राजनीतिज्ञ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब किस तरफ चले जाएं, किसके साथ रहे और कब पलट जाएं। और देखिए, आज बीजेपी कैंडिडेट्स का जीतना और ओपी राजभर और उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स द्वारा क्रॉस वोटिंग करना, कहा जा रहा है कि 24 के लिहाज से भी क्या ये कोई संकेत हो सकता है? देखिए आस्था जी, ओम प्रकाश राजभर ना तो अपनी जाति की राजनीति करते हैं, ना तो अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वो थाली के एक बैगन की तरह है जिनकी राजनीति सूरज डूबने के साथ शुरू होती है और सूरज उगने के साथ समाप्त हो जाती है। ये आज कोई नई तस्वीर नहीं आई है। ये तस्वीर तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भी देखा था, जब 5 कालिदास मार्ग पर रात्रि भोज में पहुंच गए थे डिनर लेने। ये तस्वीर तो हमने तब भी देखा था जब सुबह सूरज उगने के पहले परिवहन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के दया शंकर सिंह से मिलने चले गए थे, और कितनी बार दया शंकर सिंह के साथ इनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। ब्रजेश पाठक जी के साथ ये कितनी बार देखे गए हैं। तो ये वो ठेकेदार हैं। नहीं, आज दोनों साथ में विक्ट्री साइन बना रहे थे उमाशंकर जी, ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर दोनों एक साथ निकले हैं मीडिया के कैमरों के सामने और दोनों ही विक्ट्री साइन बना रहे थे। तो आपको लग रहा है कि अब 2024 के लिए कहीं ओपी राजभर विपक्ष की राजनीति छोड़कर और बीजेपी के साथ आ रहे हैं? देखिए, मैं लास्ट ये बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपका जवाब दे रहा हूं आस्था जी। देखिए, ये जब एक बार इनका काम नहीं हो रहा था, इनकी दुकान बंद हो रही थी, जब ये योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, तो ये उससे बौखलाए हुए थे। इनकी दुकान बंद हो गई थी, माल आना बंद हो गया था इनकी राजनीतिक दुकान में, तो ये बौखला के इस्तीफा दे दिए। इनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया जा रहा था, चेयरमैन का दर्जा नहीं मिल रहा था, तो इन सबसे बौखलाए हुए इनको लगा जब दुकान में माल ऐसे ही नहीं आ रहा है तो दुकान ही छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में इनको पता चला यार इस तरीके से तो दुकान में ही ताला लग जाएगा, दुकान ही नहीं चल पाएगी।
तो ये रात के अंधेरे में और सुबह के धुंधलके में इन्होंने नई राजनीति शुरू की। चलिए, आपने ये जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब हम सुभाष चंद्र यादव जी से लेंगे, लेकिन इस बीच एक और सवाल आप सभी के लिए मैं रखने जा रही हूं और ये सवाल भी ओपी राजभर से जुड़ा है। सवाल ये है कि क्या ओपी राजभर की मदद से 2024 में बीजेपी को 80 में से 80 सीटें मिलेंगी? जितना बड़ा लक्ष्य भाजपा लेकर के चल रही है अशोक जी, उसका कहना है उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें हम जीतेंगे। क्या आप मन बना चुके हैं कि ओपी राजभर को साथ लेकर चलेंगे? देखिए, 80 में 80 सीटें हम जीतेंगे क्योंकि हमने काम किया है, सबका विश्वास हासिल किया है, हमने अंतिम आदमी तक अपनी योजनाओं को पहुंचाया है। हम जिन सीटों पे दूसरे नंबर पे रहे हैं, हमने लगातार तैयारियां की कि क्यों समीक्षा की क्यों दूसरे पर थे, और जिन सीटों पे हम कम वोट पाए थे उन सीटों पर भी हमने काम किया, अपने मंत्रियों को लगाया, गली गली मोहल्ले चौबारे में जाके जनता की सेवा की। हम तो एक दावे के साथ कह सकते हैं कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे। ये अलग बात है कि अपने साथी जो लोग हमारे बनेंगे, निश्चित तौर पे अगर हम फायदे में हैं, ठीक है, आपको कोई ऐतराज नहीं है, कुल मिलाकर आपको कोई ऐतराज नहीं है। जो साथी जुड़ना चाहते हैं 2024 के लिए आपके काफिले में, उसके लिए आप लोगों ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, क्या आज जो विक्ट्री साइन ब्रजेश पाठक के साथ मिलकर के बनाया है ओपी राजभर ने, उसे मान लिया जाए कि आप लोगों ने तय कर लिया है कि 24 में अब सत्ता के साथ रह करके राजनीति करनी है? देखिए, 2024 के अंदर अभी समय है और 2024 से पहले जो भी गुणागणित लगेगा, जो भी राजनीतिक समीकरण बैठेंगे आस्था जी, अब गुणागणित और क्या बैठना है सुभाष जी? आप कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो ना आपका कोई फोन उठाता है, ना आपके पास कोई फोन आता है, ना वो आपको मीटिंग में बुलाते हैं, ना आपका कोई सजेशन सुनते हैं, सीधा चिट्ठी जारी कर देते हैं। तो आपके पास और विकल्प क्या बचा है? आस्था जी, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, बिल्कुल जो वास्तविकता हो तो आपको पता है, लेकिन जो भी राजनीतिक समीकरण होते हैं वो समय के साथ में आने के बाद में तो मतलब बीजेपी के साथ जा रहे हैं आप 24 में? खुलकर कहिए ना। हमारा शीर्ष देखिए आस्था जी, इसके बारे में हमारा शीर्ष नेतृत्व अधिकृत है, वो आपको बेहतर बताएगा। समय आने दीजिए, आपको पता चली जाएगा उसके बारे में। अभी इसके बारे में चर्चा ना करें तो बेहतर है। जिस मुद्दे के ऊपर लेके बैठे हुए हम उस पर चर्चा करें। मुद्दा तो यही है ना कि क्रॉस वोटिंग हुई है, बीजेपी का साथ दिया है सुभाषपा ने, यही तो मुद्दा है। लेकिन आप खुल करके कुछ कहने नहीं चाह रहे। संजय राणा जी, क्या 80 में से 80 सीटों का बीजेपी का लक्ष्य सुभाषपा को लेकर ही पूरा होगा? ठीक है सुभाष चंद्र यादव जी, देखिए आस्था जी, जो 2024 का मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार सभी लोग बात रख लें। देखिए, 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसा चुनाव आज से पहले ना हुआ था, ना आज के बाद होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की साख दांव पे लगी हुई है, चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे पक्षधर पार्टी हो। और एक एक सीट पे जो समीकरण बैठाए जा रहे हैं बहुत ही स्ट्रेटेजिक की तरह से बैठाए जा रहे हैं। आपको पता होगा 70,000 बूथों को आइडेंटिफाइड किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आज नहीं किया है, 2 साल पहले कर लिया, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। रहा राजभर जी की बात, देखिए राजभर जी 12 सीट पे इन्फ्लुएंस करते हो या 24 सीट पे या 1 सीट पे, एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी, हमें नहीं लगता कोई भी ऐसा काम करेगी या कोई भी ऐसा गणित लगाएगी जिससे उसको एक भी सीट का नुकसान हो जाए। तो सबको मिला के चलना चाहती, जातिगत समीकरण भी बैठाएंगे और दूसरे जो समीकरण उसको बैठा के चलेगी। वो चाहते हैं कि क्लीन स्वीप 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से मिल जाए, क्योंकि हो सकता है बंगाल में इनको नुकसान हो जाए, हो सकता है दूसरी तरफ नुकसान हो जाए, तो उसको जो भरपाई होगी उसकी भरपाई जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए यूपी से 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। प्रोफेसर भुवन जी, एक तरफ इतनी बड़ी तैयारी, एक एक बूथ पर अभी से नजर रखी जा रही है, और दूसरी तरफ सहयोगियों का जो साथ है उसके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। जो साथ आना चाहते हैं, जो रूठे हैं, जो चले गए थे, उनके वापसी से भी कोई परहेज नहीं है। और दूसरी तरफ आपका काफिला छोटा होता जा रहा है। आस्था जी, मैं अभी बड़ा एक गंभीर विषय आपके चैनल पे आया। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के की बाइट सुन पा रहा था आपके चैनल के माध्यम से, आपकी डिबेट में। वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी चुनाव तब लड़ी जब इन पे आंकड़े जीत के नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि ये जो अधिकार है मैं भारत का संविधान देता है, आप तो विपक्ष को खत्म करने के लिए इस देश में निकले थे, हालांकि आप साउथ मुक्त भारत हो गए। और मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में आपने जो आज चर्चा चलाई है आदरणीय राजभर जी की पार्टी का, आप देख लीजिए 19 में जब अकेले लड़े थे क्या स्थिति थी, उपचुनाव में जिन सीटों पर अकेले लड़े थे क्या स्थिति थी, नगर निगम में लड़े थे अकेले क्या स्थिति थी। निश्चित तौर पे जो लड़ाई होती है समाज में, पार्टियों में, और विचारधारा की जो लड़ाई होती है, उसको अगर कोई लड़ रहे हैं तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जाति जनगणना की लड़ाई को आंदोलन के रूप में ले रहे हैं, और जगह जगह हम लोग जनजागरण कर रहे हैं और जगह जगह हम लोग लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अशोक पांडे जी।
जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने अपने बूथ को मजबूत किया है। हमने उत्तर प्रदेश और राज्य और प्रदेश केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमने 3 झाड़ू लगाया। एक झाड़ू तो हमने गुंडई पे लड़ाया, दूसरा गलियों में लगाया और तीसरा इन दलों पे लगा दिया। अभी नगर निगम के चुनाव में ये लोग 0 हो गए, योगी जी हीरो हो गए। देखिएगा 80 में 80 सीटें 2024 के चुनाव में हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने काम किया है। हमने MY XY ZY की राजनीति नहीं की। हमने सबका साथ सबका विकास की बात कही है। ठीक है, जनता हमारे साथ। ठीक है, सुभाष चंद्र यादव जी, आप बार बार हाथ उठा रहे थे। ठीक है, लग रहा है हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। उमाशंकर जी और उसके बाद प्रोफेसर भुवन जी। उमाशंकर जी, देखिए आस्था जी, इन्होंने एक झाड़ू लोकतंत्र और संविधान पर भी लगाकर मोदी जी ने उसको अपने झोले में रख लिया, जहां पर देश की जनता के मन की बात नहीं सुनी जाएगी, जहां पर बेरोजगारों की बात नहीं की जाएगी, जहां पर लगातार बढ़ती हुई भुखमरी की बात नहीं की जाएगी। इस भारत में जहां 2018 में उसमें बात कीजिए, मुद्दे उठाइए। सरकार ने रोका है, किसी ने रोका है आपको? सुन लीजिए, मैं वही तो उठा रहा हूँ ना, मैं तो उठा रहा हूँ ना। संसद में उठाइए। नहीं, मैं लेना चाहता, जब भागीदारी तो बढ़ानी होगी ना, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 24 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें विपक्षी खेमा जो है वो बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। आस्था जी, संसद में बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं, सदस्यता समाप्त कर देते हैं। ये पूरा देश देख रहा है। मैं कह रहा हूं तो कोर्ट के कारण हुई है ना समाप्त, तो कोर्ट ने सजा सुनाई है। उन षड्यंत्रों को पूरा देश समझ चुका है और इसीलिए ठीक है। संजय राणा जी जोड़ना चाह रहे हैं कुछ? मैं आपसे कहूंगी डिबेट अंतिम पड़ाव में, इसीलिए विषय पर बोलिए आप सभी। कांग्रेस लोगों का ये जिन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है उन पर फुल स्टॉप लग चुका है, उनको बीच में लाकर के डिबेट को भटकाइए मत। बोलिए संजय राणा। एक 10 सेकंड में इनकी बातों को एकदम बंद कर देता हूं। देखिए, जब बात करते हैं बेरोजगारी की, तो एक आंकड़ा क्यों नहीं राजस्थान को उठा के देखते हैं जिसमें 23% है। आप आंकड़ा उत्तर प्रदेश का देखिए, पहले 18% था 2017 के पहले, आज 2.5% है बेरोजगारी का। अब महंगाई की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए, जो पेट्रोल का रेट था 2014 में वो 33 रुपए था जब आप छोड़ के गए थे, तो 72 रुपए हो गया। तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, बार बार आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। आप मिस्टर संजय राणा, मोदी जी आपकी पार्टी को तो कितना भी वेंटिलेटर पे लेटा दिया। अरे सुनो भाई, कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें नहीं समझ में आता, ना 3 में है ना 13 में। उसके बाद उमाशंकर जी, मैं अलग से पार्टी समय दे दूंगी, लेकिन हर पैनलिस्ट की बात साफ साफ सुनी जानी चाहिए। इनसे पूछे, राजस्थान के प्रधानमंत्री मोदी जी है कि कोई और है? नहीं, राजस्थान के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन ये बताइए मुख्यमंत्री कौन है? उनका कर्तव्य नहीं है रोजगार देने का? आपने कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया? 23% बेरोजगारी की दर है। आप बताइए, राजस्थान में उठा के देख लीजिए। मैं तो उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहा हूँ। बेरोजगारी का दर आज के दिन में 4% है। जब समाजवादी पार्टी थी तो 18% बेरोजगारी था। अब महंगाई की बात करता हूँ, महंगाई की बात करते 2000। आप दोनों आपस में वाद विवाद मत करिए, आपस में वाद विवाद मत करिए, तथ्यों को रखिए, एक दूसरे के बीच में मत रखिए, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। और इस बीच एक और सवाल आप सबके लिए मैं लेकर आ रही हूँ, शांत हो जाइए। एक और सवाल ये कि ओपी राजभर और बीजेपी का साथ महज दिखावा है या सियासी दांव? बेहतर है हम विषय पर ही रुके, विषय पर ही बात करें। तो सबसे पहले भुवन भास्कर जी, आप इस बात का जवाब दीजिए, आपको क्या लग रहा है, ओपी राजभर और उनकी पार्टी की तरफ से आज जो कुछ भी हुआ वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ जाने का स्पष्ट संकेत है या फिर कोई सियासी दांव? आप लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है। देखिए, जितने मेरी राजनीतिक समझ है, ये जो बार्गेनिंग की नेतागिरी करते हैं और जिनका बार्गेनिंग करके केवल एक ही विषय होता है, किसी प्रकार हम लोग अपने दल को मजबूत करें, विचारधारा को मजबूत ना करें, निश्चित तौर पे उनकी परिणति उत्तर प्रदेश में मुझे अच्छी नहीं दिखाई दी। और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हम लोग केवल सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, जाति जनगणना की मांग को लेकर लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे ये संघर्ष पड़ा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से आस्था जी लड़ाई नहीं है। इनके जो हिडन पार्टनर है, जो आते हैं दिल्ली से चुनाव लड़वाने के लिए, इनको एक आते हैं हैदराबाद से इनको चुनाव लड़वाने के लिए, इनके प्रशासन से, इनके धनबल से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। निश्चित तौर पर हम उस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे।
ठीक है, अशोक पांडे जी, आज तो साथ मिल गया ओपी राजभर का, लेकिन ये 2024 तक चलेगा क्या? ऐसा ना हो अभी चर्चा हो रही है कि आपका दाम है, लेकिन बाद में पता चले ओपी राजभर कोई दाव खेल गए। देखिए, पहली ये बात ये है कि हमारे साथ कौन आ रहा है, कौन कौन रहेगा, ये तय होगा अभी बाद में। ये जरूर है कि हम 80 में 80 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है, हम उस पर काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। अभी सामाजिक न्याय की बात सपा के साथी ने की। अरे साहब, कोर्ट ने कहा है कि अखिलेश यादव जिस बिरादरी के हैं वो क्रीमी लेयर है, वो उन बिरादरियों को कम मलाई खा जाती है जो अंतिम आदमी तक पहुंचता नहीं। तो पहले तो ये तय हो कि अखिलेश यादव जी क्रीमी लेयर हैं। हम तो उन बिरादरियों, हम क्रीमी लेयर नहीं है, हम उन बिरादरियों तक विकास की लहर को पहुंचाने में समर्थ हो चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 80 पे 80 जीतेंगे। ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। आस्था जी, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा भारत के संविधान को पढ़ ले। क्रीमी लेयर का तय कौन करेगा? अरे साहब, कोर्ट ने कहा है कि अखिलेश यादव जिस बिरादरी के हैं वो क्रीमी लेयर है। आप अच्छा नहीं लगता, इतने सीनियर व्यक्ति आप अच्छा लगता। विपक्ष को सुनिए, यही तो दिक्कत है, न सड़क में, न सदन में, न टीवी में। हमें ठीक है, बोलिए प्रोफेसर भुवन। अशोक जी, मैं आपको जवाब वही बताना चाहता हूँ। संजय जी आपके पास। इस देश का संविधान तय करता है कौन किस आरक्षण की व्यवस्था में, जो बाबा साहब ने हमें संविधान का रास्ता दिखाया, समाजवादी लोग उसको मानने का काम करते हैं। ये आप और हम तय नहीं करेंगे, ये तय करेगा भारत का संविधान कि कौन किस आरक्षण की व्यवस्था में। इसी लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम। ठीक है आस्था जी, मैं सिर्फ ये जब संविधान की हमारे मित्र बात कर रहे थे उसमें रिप्लाई देना चाहता हूं। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने कहां लिखा है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए? जरा हमें बता दीजिए किस आर्टिकल में लिखा है, किस एक्ट में लिखा है? बाबा साहब ने यह भी कहा था कि हर 10 साल में रिव्यू होना चाहिए। आपने रिव्यू किया? तो देखिए, आरक्षण जिनको मिलना चाहिए, जो वाकई उसके हकदार हैं, जो गरीब है, दलित है, वंचित है। ये बताइए, आपके राज्य में कितने दलितों का उत्थान हुआ, कितने लोग मिला, कौन से राजनीतिक आप एक जाति और एक धर्म और किस कानून के तहत कानून बना? अगर इसके बात रखिए। ठीक है, उमाशंकर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन पहले संजय जी की बात पूरी होने दीजिए। उमाशंकर जी, एक मिनट। हाँ, संजय जी, बात पूरी कीजिए। आप पर आरोप लग रहा है कि ओबीसी को आरक्षण मिला नहीं है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। संजय राणा जी, मुझे शो क्लोज करना है फिर। संजय राणा जी, नहीं होता है, बिल मिलाओ नहीं, सुन लो कैसे आरक्षण मिला। अरे नहीं बताइए, कहाँ लिखा है? संविधान का इतना नहीं पता है, संविधान नहीं क्या चैनल पे बिठा भुवन जी। चलिए, ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। शो का समय खत्म हो गया है। हम आज खासतौर पर चर्चा कर रहे थे ओपी राजभर और उनकी पार्टी सुभाषपा को लेकर, जिनका दावा है कि पूर्वांचल में सीटों पर उनका प्रभाव है और बीजेपी को 12 सीटों पर नुकसान हुआ था विधानसभा चुनाव के अंदर, जो वो नहीं दोहराना चाहती, क्योंकि 2024 के लिए उसने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करनी है। और आज जो क्रॉस वोटिंग हुई है निगम में, उसे यह माना जा रहा है कि ओपी राजभर ने कोई संदेश दिया है विपक्षी पार्टियों को, खासतौर पर समाजवादी पार्टी को, जो उसकी पूर्व सहयोगी रही है। लेकिन बीजेपी का यह बड़ा दांव भी कहा जा रहा है, इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि 2024 के लिए क्या यही ट्रेलर है, जो खुलकर के नहीं कहा जा सकता, लेकिन इशारों ही इशारों में ब्रजेश पाठक के साथ विक्ट्री साइन बनाकर ओपी राजभर ने आज अपनी तरफ से दिया है। बहरहाल 2024 में वक्त है, सुभाषपा अपने पत्ते खोलने नहीं चाह रही है, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ इशारों इशारों में ही कहा जाता है। महाबहस में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।